एक और ख़ास इंसान हम सभी के बीच आ चुके हैं अपनी ग्रेशियस प्रेजेंस लेकर। तो इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहती हूँ श्री नंद गोपाल गुप्ता जी का, नंदी जी का, कि वो स्टेज पर आ जाए। ही इज़ द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, NRI, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ यूपी गवर्नमेंट। सर प्लीज़ कम अप ऑन स्टेज। और इन्हीं के साथ इस सेशन को, इस स्पेशल सेशन को होस्ट करेंगी शिरीन सिद्दीकी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखिए मंच पर इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान नंद गोपाल गुप्ता, नंदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नंद गोपाल जी। थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पर आए। और जिस तरीके से देखिए ABP लाइव का पहला रियल एस्टेट लीडरशिप कॉन्क्लेव है, बहुत सारे हम बिल्डर्स और बहुत सारे हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ हमने इससे पहले बातचीत की। और सभी का यही कहना था कि देखिए हम मेहनत करेंगे लेकिन हमें सहयोग की भी काफ़ी ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर इस इंडस्ट्री, क्योंकि आप इस मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं और उद्योग विकास मंत्री भी हैं आप सर, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये इंडस्ट्री आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड किस तरीके से बढ़ रही है और सरकार उसके लिए क्या काम कर रही है सर? पहले तो आज ABP लाइव द्वारा आयोजित रियल एस्टेट लीडरशिप कॉन्क्लेव में आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट भी हुआ, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी आपने निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपना योगदान निभाने जा रहा है, और दूसरी तरफ उस इन्वेस्टर समिट से हमें और इस इंडस्ट्री को सर मिला क्या है, आप बताएंगे यहाँ पर सर? आज अगर हम कहें, माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में नए भारत की जो एक संरचना है, नया भारत आकार ले रहा है। एक सशक्त भारत, वैश्विक महाशक्ति वाला भारत, या नया भारत दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत आज पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम के मोदी के नारे लगते हैं। इन 9 सालों में पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया है। आज देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। यह नया भारत संभावनाओं और उपलब्धियों का भारत है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। उसमें आपने देखा होगा कि देश का, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग 24-25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश, जिसमें असीम संभावनाएं हैं। जैसे पूरी दुनिया में आज भारत की चर्चा है और बड़ी आशा भरी निगाहों से भारत की ओर लोग देखते हैं, मैं कह सकता हूँ वैसे ही पूरा देश उत्तर प्रदेश की ओर देखता है। सर लेकिन उसी का तो उत्तर आपसे जानना चाह रहे हैं ना सर, कि संभावनाओं की आपने बात की, उपलब्धियां वही मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की ओर देखता है। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार जैसी ही बनी, फरवरी 2023 में हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया के 17 देशों में हम लोग गए। एक मंत्रिमंडल का समूह बना विभिन्न देशों में, मैं खुद भी 3 देशों में गया जी, और हमारे सारे मिनिस्टर सभी देशों में गए। तो दुनिया के 17 देशों 21 सिटीज़ में हम लोगों ने दौरे किए। और रिकॉर्ड जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोकल से ग्लोबल, ग्लोबल से लोकल, तो आप सोचिए कि हमने 17 देशों में 21 सिटीज़ में दौरे किए, भारत के 10 महानगरों में दौरे किए और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दौरे किए। और रिकॉर्ड 33,50,000 करोड़ अब तक की सबसे बड़ी
इन्वेस्टर समिट, भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट 10 फरवरी 2023 को हुई। 33,50,000 करोड़ की इन्वेस्टर समिट हुई और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा पूरा डिपार्टमेंट इस काम में लगा है। बहुत जल्दी दिवाली के आसपास हम 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। माने इन्वेस्टर समिट हुई, ये पहले भी आप लोगों ने देखा जब पहले इन्वेस्टर समिट होती थी। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हम लोगों की जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें आए थे, उन्होंने बताया और ये सच्चाई है कि अखिलेश जी इन्वेस्टर समिट दिल्ली में आके करते थे। दिल्ली में आके करते थे, बोले भाई क्यों दिल्ली में कर रहे, बोले वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। जब इन्वेस्टर समिट के लिए इन्वेस्टर वहाँ आने को तैयार नहीं है तो इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से जाएगा। तो निश्चित रूप से हमने इस तरह का माहौल दिया है जो उसी के कारण लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश के साथ सर्वोत्तम प्रदेश बनने की बात। सर क्योंकि हम खुद भी नोएडा में इस वक्त बैठे हुए हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा मतलब दिल्ली एनसीआर का वो इलाका जहाँ पर लोग बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं और काफ़ी विकास भी यहाँ पर तेज़ गति से हो रहा है और अब तो एक एयरपोर्ट भी आ रहा है सर। तो वो किस तरीके से उसका काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कब तक मैं मानूँ या हमारे लोग यहाँ पर दर्शक हमारे जानना चाहते होंगे कि कब तक वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था 2017 से 2022 तक। जब हम सरकार में आए थे आज़ादी के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे 2017 में जो संचालित थे ठीक तरह से, एक लखनऊ और एक बनारस। केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे और पहली बार ये डिपार्टमेंट किसी अलग से मंत्री को दिया गया, नहीं तो चीफ मिनिस्टर के पास ही ये डिपार्टमेंट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़े सब जुड़े उड़े देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे। इसके तहत जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग थी कि जो भी घाटा होगा 1 घंटे की उड़ान का किराया हम 2,500 से कम रखेंगे, जो भी घाटा होगा 80% भारत सरकार देगी और 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी। हमने जितनी भी फाइलें पढ़ी थी, जेवर एयरपोर्ट जो आप सब लोग एनसीआर के जो भी यहाँ पर हमारे भाई बहन बैठे हैं आप लोग देखते रहे होंगे, किसान भाई भी इस बात को महसूस करते रहे होंगे। ये चुनावी झुंझुना की तरह केवल चुनाव के समय बोतल में जिन की तरह बाहर आता था, चुनाव होते ही ठंडे बस्ते में चला जाता था। कितने साल से 2002 से 20 साल बीत गए और आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे और आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित हैं और 13 और एयरपोर्ट पर काम हो रहा है। 17 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हो रहा है। बहुत जल्दी आपको जेवर हमारा टारगेट है कि हम लोग 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में कितनी जल्दी शुरू कर लें। तो पहला ट्रायल रन हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर से पूरी तरह से संचालित होगा, 24 अक्टूबर 2024 में। तो जो चुनावी झुंझुना था केवल चाहे सपा के समय में रहा हो चाहे बसपा के समय में रहा हो, और आपने देखा होगा 2019 का चुनाव चल रहा था। जब 2019 का चुनाव चल रहा था तो उस समय भड़काने के लिए किसानों को उस समय शायद राज बब्बर हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, तो वो गए किसानों को कि नहीं अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो वहाँ से भगा दिए गए। जिस ज़मीन पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी किसानों को, वहाँ पर इतने पैसे मिले कि आज किसान खुशहाल होकर के जितनी ज़मीन उनकी गई उससे ज़्यादा ज़मीन दूसरी जगह खरीद लिया और बैंक बैलेंस भी उसका बन गया और उनका रहन सहन अच्छा हुआ है। ये हमने करके दिखाया है। तो जेवर एयरपोर्ट निश्चित रूप से इधर अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर और हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 जिले आगरा तक, इधर बहुत सारे ज़िलों का बहुत बड़ा विकास होगा और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ में ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट जो ज़मीन पर धरातल पर उतर रहा है। हमने इसकी ग्लोबल बिडिंग करी और ज्यूरिख एयरपोर्ट इस बिडिंग में आया और बिडिंग जीत करके पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा। आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जीएसटी होता है सबसे ज़्यादा जो उसकी आमदनी का साधन होता है,
दूसरे नंबर पर आबकारी, तीसरे नंबर पर होता है वो स्टैम्प डिपार्टमेंट। अब हम आपको बताते हैं कि 411 रुपये 93 पैसा शायद कुछ ऐसे ही मतलब आसपास इसके प्रति पैसेंजर स्टेट गवर्नमेंट को देंगे ज्यूरिक एयरपोर्ट वाले वो इसकी आमदनी में से। तो निश्चित रूप से दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर ये ज्यूरिक एयरपोर्ट भी आमदनी का साधन होगा। और आप सब लोग जब विदेश जाते रहोगे, हमारे बच्चे भी पढ़े विदेश में जाता, तो जब लौटते हैं तो देखते ऊपर ऊपर उड़ता रहता है, घंटों ऊपर उड़ता रहता है, क्योंकि रनवे पे जगह नहीं है। तो सबसे ज़्यादा 6 रनवे के साथ हम इस एयरपोर्ट ये बनेगा, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी दिल्ली एनसीआर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको बना करके बड़ी जानकारी और दी है कि 24 के फर्स्ट क्वार्टर में आपने फर्स्ट कहा क्वार्टर कि में हमारा लोग शायद पहली उड़ान ट्रायल रन हो जाएगा, फिर उसके बाद अक्टूबर में हम लोग इसको पूरी तरह से संचालित कर पाएंगे। सर, अगला सवाल भी नोएडा से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बायर्स की कई सारी एक अपनी परेशानी है, खासतौर से रजिस्ट्री को लेकर, उसमें हो रही देरी को लेकर, मतलब काफ़ी परेशान रहते हैं लोग। तो क्या सरकार भी इस दिशा में कुछ काम कर रही है? कोई समाधान इसका निकाला जा सकता है आगे? निश्चित रूप से ये समस्या भी जो रीजनल पार्टियां या रीजनल पार्टी के लोग थे, जिनकी सोच में ये नहीं था कि प्रदेश का विकास हो और देश का विकास हो। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अपने अपने स्वार्थ, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, पीछे इन लोगों ने जिस तरह से काम किया, उसी का नतीजा है कि हम लोग आज उसको भुगत रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार आने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक टीम बनाई कि जा कर के हम बिल्डर से, बायर से, बैंक से, सबसे मिल कर के कैसे इसका समाधान हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने अभी बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ करी और पार्ट वाइज, जैसे पूरी बिल्डिंग का कंप्लीशन नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा जिसने पैसा दिया, जितने पैसे दिए, एक एक लोगों की भी रजिस्ट्री करने को हमने अनुमति दी है और बड़ी संख्या में बिल्डर बायर की समस्या का समाधान हुआ। पूरा समाधान नहीं हुआ। और दिया क्या, वो पीछे जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने जो 11,500 रेट था तो 10% ले करके उस ज़मीन को बनाने की भी आज़ादी, कोई बात नहीं, रजिस्ट्री कर दिया, कोई बात नहीं, बैंक में मॉर्टगेज करने की आज़ादी, बेचने की आज़ादी। तो उसी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। अब समस्या उत्पन्न हुई तो कोर्ट केसेस होने लगे, एनसीएलटी में जाने लगे, तो बहुत सारे बायर को भी समस्या हुई। बहुत अच्छे जो बिल्डर हैं, जिनकी अच्छी नीयत है, जिनकी अच्छी सोच है, उनको भी बहुत सारी समस्याएं हुई। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है। अभी अमिताभ कांत जी भारत सरकार से, हमारे IIDC, सभी लोगों ने मिल करके मीटिंग की है कि कैसे, क्योंकि अथॉरिटी अपना पैसा मांग रही है, बैंक अपना पैसा मांग रही है, और फिर एनसीएलटी पे जाने के बाद तो सभी लोग मतलब परेशान हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा रास्ता निकले कि जिसमें हमारे बायर की भी समस्या का समाधान हो जाए, जो बिल्डर हमारे भाई हैं, जो जिन लोगों ने अच्छे से अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ काम किया है, उनका भी समाधान हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने किया और पीछे 2017 से 22 में काफ़ी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, बहुत सारी हुई हैं। अभी कुछ जो और फंसी है उसको भी हम लोग कैबिनेट में ले जाकर नीयत की बात की। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, NCR की बात हम करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सोसाइटीज़ में कई बार ऐसा देखा गया, वाटर लॉगिंग की समस्याएं, पार्किंग की समस्याएं, आग लग जाने की समस्याएं। सर, ये टल नहीं रही है, इनको रोका नहीं जा रहा है। इसके लिए क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और क्या सरकार इस पर सोच रही है कुछ? देखिए, हमने पहले बार में और पहले शब्द में कहा है, और मैं मतलब ये कह रहा हूँ, ऐसा ही नहीं मैंने कहा ना, सफ़ेद को काला, काला को सफ़ेद बताएंगे, कोई भी इस बात को मानेगा नहीं। जब लोग महसूस करते हैं तो मानते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार काम किए जा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि जब पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना या NCR या उत्तर प्रदेश की बात करें तो आदमी डरता था। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरता था, घर से बाहर निकलने में डरता था।
जो डराते थे आज वो लोग डर रहे हैं और आम आदमी के मन से डर और भय निकला है। तो निश्चित रूप से जब कानून का शासन है, कानून में कोई भी व्यक्ति को ये आज़ादी नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा, गलत करेगा, अगर मनमाना करेगा, चाहे कोई भी हो, जो भी मनमाना करेगा, जो भी गलत करेगा, उसकी शिकायत हम लोगों तक आएगी तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ताकि आम जनमानस या किसी को भी समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए सर, अब मैं कुछ राजनीति से जुड़े हुए सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ। आपने कहा 2024 को लेकर आपकी क्या तैयारी है सर, क्योंकि हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हुए हैं। 2024 की भी बताएंगे पर हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने एयरपोर्ट की बात बताई। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर 17 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल, बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, इस तरह से 5 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। 17 हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहे हैं। अभी हम जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना है, इसी के तर्ज पर बीडा बना रहे हैं झांसी में, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, जिसको ककरीला पथरीला समझ करके तमाम दूसरी पार्टियों ने छोड़ रखा था। और वहाँ से मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िले जुड़े हुए हैं और भारतमाला जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क जाती है और आज भी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क वहाँ पर है। तो वहाँ पर हम बीडा बनाने जा रहे हैं। ठीक है सर। आज हमको बताते हुए इस बात का गर्व गौरव है कि मैंने बताया 22 एयरपोर्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 12 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद अगर हम देखते हैं तो पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे है उसका 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में, 37.7% पूरे देश के एक्सप्रेसवे का 37.7% एक्सप्रेसवे है। अभी मेरठ से लेके प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। 596 किलोमीटर 596 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है। 7 घंटे में 8 घंटे में हम लोग प्रयागराज मतलब मेरठ से प्रयागराज पहुंचेंगे। तो ये बन जाने के बाद 7 और हमारे मतलब 7 एक्सप्रेसवे पर हम काम कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे हमारे चल रहे हैं। बहुत जल्दी भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। 25 करोड़ की हमारी आबादी, जिसको आबादी को लेकर के लोग उसको प्रॉब्लम समझते थे, यही हमारी एसेट्स है। आज दुनिया हमारी ओर खिंची चली आ रही है। देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश के लिए की ओर इसलिए आ रही है क्योंकि कंज्यूमर सबसे बड़ा खपत का मार्केट है हमारे पास। सबसे ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन कर रहे हैं हम नोएडा में ही। तो 25 करोड़ की आबादी हमारे पास होने की वजह से सबसे बड़ा खपत का मार्केट है हमारे पास। 1134 किलोमीटर की जो नदी का किनारा होने की वजह से सबसे उपजाऊ ज़मीन है हमारे पास। सबसे उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से हमारे पास जो अन्नदाता प्रदेश के नाम पर हम कई चीज़ों में नंबर 1 भारत सरकार से कई हम लोगों ने प्राइज जीते हैं, हमको प्राइज मिला है। तो निश्चित रूप से हम लोग सर ये तो आपने अपनी उपलब्धियों की बात कर ली, क्योंकि मुझे एक आखिरी सवाल अब मेरा आपसे, क्योंकि विपक्ष इस बार कह रहा है कि हम पूरी मजबूती के साथ आ रहे हैं, चुनौती सीधे सीधे आप लोगों को दे रहा है, और विपक्ष ने तो एक अपना बड़ा मोर्चा भी बना लिया है जिसको नाम इंडिया दिया गया है। सर कैसे उन चुनौतियों को पार करेंगे? क्या तैयारी है इस बार आपकी? राहुल गांधी एमपी में कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार, दावा कर रहे हैं वो। आप सब सहमत होंगे, गणित का एक मोटा सिद्धांत है, माइनस की संख्याएं, माइनस माइनस जितना भी आपस में जुड़े वह 0 तक भी नहीं पहुंच सकता। ये सारे लोग सर विपक्ष को कम आंक रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। माइनस नहीं, कम नहीं आंक रहे हैं आप। अगर हमने भी काला सफ़ेद बताया, हमने कहा अगर हम कहें कि इस देश के सबसे ज़्यादा समझदार इंसान राहुल गांधी हैं तो लोग हंसने लगेंगे मेरे ऊपर। पर यहाँ राहुल गांधी अकेले नहीं है ना सर, अब तो साथ में बहुत सारे हैं, नीतीश कुमार हैं। मैंने कहा ना, माइनस माइनस जितने मर्जी हो जाएं। आज अगर देश देने की बात आए, देश किसके हाथ में दिया जाए, देश किसके हाथ में सुरक्षित है? मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पे देखने वाला हर व्यक्ति,
हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर देखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को स्वीकार कर रहा है। जो ये तथाकथित सर फिर हिमाचल और कर्नाटक में क्या हुआ, वहाँ नेतृत्व स्वीकार नहीं किया गया क्या? आप चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव के जस्ट पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह हम लूज कर गए थे। बट 2019 के जस्ट पहले ये हुआ था, लेकिन 19 में आपने देखा फिर से प्रचंड बहुमत के साथ, मतलब 2014 से ज़्यादा सीट लेकर के हम आए। हम रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए और सब आंकड़े हैं। और आजकल तो गूगल का ज़माना है, हम कुछ भी बोले ऐसे मोबाइल पे आप सर्च करेंगे 1 मिनट में पता चल जाएगा। 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीट, मतलब 8, 9, 72, 90% से ज़्यादा रिजल्ट दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। 2017 325 आज़ादी के बाद पहली बार, 2022, 2014, 2017, 2019 में भी प्रचंड बहुमत। और 2022 की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बूथ जीतने का और सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का रिकॉर्ड है हमारे पास। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता है, आप कभी भी सर्च करके देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बूथ जीतने का, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज का, ये इस बात को दर्शाता है और दिखाता है कि लोग जो भारत को चाहते हैं, जो भारत को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं और भारत की तरक्की चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं। ये तथाकथित गठबंधन पिछली बार भी हुआ था और उत्तर प्रदेश में ये नहीं कहते वो राहुल गांधी और अखिलेश, तो क्या हुआ, बुआ बबुआ मिल गए। तो कि ये होता था कि बसपा और सपा, एक बार सपा आती है एक बार बसपा आती है, ये दोनों मिल जाएंगे तो गजब हो जाएगा। तो इसी तरह से कांग्रेस और सपा मिल जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। आज मैं समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि देश का हर मतदाता जागरूक है और इन सब चीज़ों में ना उठ करके उसके लिए देश सर्वोपरि है। देश ऐसे मजबूत हाथों में दें कि देश चले। आज इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग हैं। किसी हाल में किसी को कोई मानता नहीं है, किसी को कोई आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो कहाँ वो अभी तो बस ये बना है, बनने से पहले ही बिगड़ने लगा। मतदाता जागरूक है, कोई किसी की कितनी भी टांग खींच ले, हाँ, जनता जनार्दन है। और देखना होगा कि 2024 में किसका कॉन्फिडेंस जीतता है। और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नंद गोपाल गुप्ता। नंदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ के इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।